तो दोस्तों स्टीव कर एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिल रही है जो कि ओटीटी पर सीधा रिलीज़ होगी। जी हम दोस्तों 3 अक्टूबर को ये ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सीरीज़ के बारे में यानी मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दें। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। स्टीव 2025 में रिलीज होने वाली एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन टिम मिलेंस ने किया है और लेखन मैक्स पोर्टर ने किया है। यह फिल्म उनके 2023 के उपन्यास शाई पर आधारित है। इस फिल्म में सिलियन मर्फी, ट्रेसी उल्मैन, जे लाइकुर्गो, सिम्बी अजिकावो और एमिली वॉटसन मुख्य भूमिका में है। 2-3 स्टीव का विश्व प्रीमियर 2025 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के प्लेटफॉर्म पुरस्कार अनुभाग में हुआ था और नेटफ्लिक्स द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को इसकी स्ट्रीमिंग की शुरुआत से पहले 19 सितंबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। आधार: स्टीव मर्फी सामाजिक और व्यवहार संबंधी कठिनाइयों वाले लड़कों के लिए एक स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक है। 4 रालना स्टीव के रूप में सिलियन मर्फी, ट्रेसी उल्मैन अमांडा के रूप में, जे लाइकुर्गो शर्मीले के रूप में, सिम्बी अजिकावो शोला के रूप में, एमिली वॉटसन जेनी के रूप में, डॉगी मैकमीकिन एंडी के रूप में, यूसुफ केरकौर ओवेन के रूप में, ल्यूक आयर्स जेमी के रूप में, जोशुआ जे पार्कर रिले के रूप में, एरालोइन ओशुनरेमी बेनी के रूप, मेंटुट न्यूओट तारोने के रूप में, टॉम मोया पॉल के रूप में, अहमद इस्माइल नब्ज के रूप में, जोशुआ बैरी ऐश के रूप में, आर्ची फिशर पॉश कैल के रूप मेम्बेन लॉयड ह्यूजेस जूलियन के रूप मेम, प्रियंका बरफोर्ड, कामिला जॉर्ज फोरेकर्स एंगस के रूप में, मार्कस गार्वे जोफ के रूप में, रूबी एशबोर नसरकिस चार्लोट के रूप में, रोजर अल्लम सर ह्यूग मोंटेग्यू पॉवेल के रूप में। उत्पादन: इस परियोजना की घोषणा नेटफ्लिक्स के लिए फरवरी 2024 में की गई थी, जिसका निर्माण सिलियन मर्फी की प्रोडक्शन कंपनी बिग थिंग्स फिल्म्स द्वारा किया जा रहा है। उनके सहयोगी एलन मोलोनी भी निर्माता है। टिम मिलेंस निर्देशन कर रहे हैं और मैक्स पोर्टर ने फिल्म के लिए अपने उपन्यास शाई को रूपांतरित किया है। 5 मर्फी और पोर्टर ने पहले पोर्टर के ग्रिफ इज द थिंग विद फेदर्स के मंच रूपांतरण और लघु फिल्म ऑल ऑफ दिस अनरियल टाइम पर सहयोग किया था। पोर्टर ने मर्फी को शाई की एक प्रति उसके पूरा होने से पहले एक प्रूफ संस्करण में दी थी और मर्फी को यह कहते हुए उद्धृत किया गया था, इसने मेरा दिल तोड़ दिया। वे ऐसी चीजें हैं जो मुझे एक पाठक और एक कलाकार के रूप में पसंद है। 6 जे लाइकुर्गो भी कलाकारों में शामिल हुए। 7 फिल्माने मुख्य फोटोग्राफी 24 मई 2024 को शुरू हुई और 5 जुलाई को यूके में पूरी हुई। 8 फिल्मांकन स्थानों में बाथ, समरसेट शामिल थे। 9 मुक्त करना स्टीव को 19 सितंबर को यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के चुनिंदा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और उसके बाद 3 अक्टूबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर दुनिया भर में रिलीज किया गया। 10 स्वागत समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 48 आलोचकों की 77% समीक्षाएं सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति इस प्रकार है: एक गंभीर नाटक जो अपने दृढ़ निश्चयी नायक पर सब कुछ झोंक देता है। स्टीव के संकटों का हेर विश्वसनीयता पर दबाव डाल सकता है, लेकिन सिलियन मर्फी का शानदार अभिनय इसे वास्तविकता से जोड़े रखता है। 11 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 18 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 66 अंक दिए, जो आम तौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। मैक्स पोर्टर, जन्म 1981, एक अंग्रेजी लेखक है जो पहले एक पुस्तक विक्रेता और संपादक थे और अपने पहले उपन्यास ग्रिफ इज द थिंग विद फेदर्स के लिए जाने जाते हैं। 1 उन्हें 2020 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर का फेलो चुना गया था। 2 पृष्ठभूमि पोर्टर का जन्म 1981 में इंग्लैंड के हाई वाइकोम में हुआ था और उन्होंने लंदन के कोर्टॉल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट से कला के इतिहास में डिग्री प्राप्त की। उसके बाद एमए किया, जिसके लिए उन्होंने कट्टरपंथी प्रदर्शन कला, मनोविश्लेषण और नारीवाद का अध्ययन किया। 3-4 अपने लेखन करियर से पहले पोर्टर ने डंट बुक्स की चेल्सी शाखा का प्रबंधन किया। 5
और 2009 में बुकसेलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। वह 2019 तक ग्रांटा और पोर्टोबेलो बुक्स में संपादकीय निदेशक थे, 4 जहां उन्होंने पुरस्कार विजेता उपन्यास द ल्यूमिनरीज 6, 7 और द वेजिटेरियन का संपादन किया। 8 ग्रांटा में अपने कार्यकाल के दौरान उनके अन्य लेखकों में मार्क ओकोनेल 9 और सारा मॉस शामिल थे। 10 2019 में पोर्टर को चेल्टेनहैम लिटरेरी फेस्टिवल के लिए अतिथि क्यूरेटर के रूप में नामित किया गया था। 11 वह अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 समिति के अध्यक्ष है। 12 2025 साउथ बैंक सेंटर के एसोसिएट आर्टिस्ट है। 13 और एचएमपी एयरलेस्टोक में लाइब्रेरी के साथ 2024 से 5 तक उनके लेखक के रूप में काम करते हैं। 14 15 2024 में पोर्टर आयरलैंड के कॉर्क में साउंड्स फ्रॉम ए सेफ हार्बर फेस्टिवल के सह क्यूरेटर के रूप में सिलियन मर्फी, मैरी हिक्सन, ब्राइस डेसनर और बिली मैगफ्लियोन के साथ शामिल हुए। 16 काम करता है। ग्रिफ इज द थिंग विद फेदर्स गद्य और काव्य शैलियों का मिश्रण है जो एक कव्य के बारे में है जो टेड ह्यूजेस विद्वान और उसके 2 छोटे लड़कों के शोकाकुल परिवार से मिलने जाता है। 17 यह ह्यूजेस के क्रो फ्रॉम द लाइफ एंड सॉन्ग्स ऑफ क्रो से काफी प्रभावित है और इसका शीर्षक एमिली डिकिंसन की होप इज द थिंग विद फेदर्स से लिया गया है। 2016 में ग्रिफ ने संडे टाइम्स पीएफडी यंग राइटर ऑफ द ईयर अवार्ड, 18 फिक्शन के लिए बुक्स आर माई बैग रीडर्स अवार्ड, 19 2016 डायलन थॉमस पुरस्कार, 20 और 2017 यूरोपियन लिटरेचर प्राइज जीता। इसे गार्जियन फर्स्ट बुक अवार्ड, 21 और गोल्डस्मिथ पुरस्कार के लिए प्रयोगात्मक लेखन के लिए भी चुना गया है। 22 द गार्जियन के लिए समीक्षा करते हुए सारा क्राउन लिखती है कि यह पुस्तक हृदय विदारक, बेहद मजेदार, गहराई से गूंजने वाली, किसी को खोने के बावजूद दुनिया से प्यार करने का क्या मतलब है, इसका एक आदर्श सारांश है। और अगर यह प्रकाशकों को याद दिलाती है कि सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें हमेशा वे नहीं होती जिन्हें वर्गीकृत किया जा सके या सटीक रूप से या बड़े करीने से पैक किया जा सके, तो यह और भी बेहतर है। 23 इसका 27 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 24 ग्रिफ इज द थिंग विद फेदर्स को इसी नाम के एक नाटक में रूपांतरित किया गया था जिसका निर्देशन एंडा वाल्श ने किया था और जिसमें सिलियन मर्फी ने अभिनय किया था, जिसका प्रीमियर 25 मार्च 2019 को डबलिन में हुआ था और इसका प्रदर्शन लंदन और न्यूयॉर्क में किया गया है। 25 एक साक्षात्कार में पोर्टर ने ग्रिफ को मंच के लिए अनुकूलित करने के अनुभव का विवरण दिया। सिलियन और एंडा दोनों के साथ लक्ष्य यह था कि उत्पादन को पुस्तक के जितना संभव हो उतना सच्चा बनाया जाए। इसमें अंत में कोई बदलाव नहीं किया गया था या एक विशेषता को दूसरे के लिए स्वैप नहीं किया गया था। 26 सिलियन मर्फी ने शोकग्रस्त पिता के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का आयरिश टाइम्स थिएटर पुरस्कार जीता। 27 यह नाटक न्यूयॉर्क टाइम्स क्रिटिक की पसंद था, जिसमें बेन ब्रेंटली ने लिखा था कि प्रदर्शन खूबसूरती से उस तरीके को उजागर करता है। पोर्टर के उपन्यास ग्रिफ इज द थिंग विद फेदर्स पर आधारित फीचर फिल्म द थिंग विद फेदर्स का प्रीमियर सनडांस 2025 में हुआ। 29 यह फिल्म डायलन सदर्न द्वारा लिखी और निर्देशित की गई थी और इसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने अभिनय किया था। 30 फिल्म रूपांतरण को लेकर कम्बरबैच के शुरुआती संदेह के बावजूद उन्होंने डेडलाइन को बताया कि सदर्न की पटकथा ने उन्हें प्रभावित किया। डायलन ने मैक्स की गतिज कविता की कुशलता को कुशलता से संभाला है। इसमें घरेलू और पौराणिक, निराशा, हास्य और नुकसान के हर दिन के बीच बदलते स्वर और रंगों के सभी बेतहाशा तीखे मोड़ है। 5 मार्च 2019 को पोर्टर की दूसरी पुस्तक लेनी को फेबर द्वारा प्रकाशित किया गया और वेनराइट पुरस्कार 2019 और मैन बुकर पुरस्कार 2019 के लिए सूचीबद्ध किया गया और गॉर्डन बर्न पुरस्कार 2019 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। 31 फेबर ने लेनी का वर्णन एक ऐसे परिवार की कहानी के रूप में किया है जिसका गांव जीवित और मृत लोगों से भरा है। यह एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके पास दोस्ती का तोहफा है
और वह अपने आसपास के जीवन में जादू के निशान छोड़ जाता है। 32 पुस्तक सामाजिक विभाजन और पारिस्थितिक संकट के जवाब में ग्रामीण अंग्रेजी सामुदायिक जीवन और बचपन के मिथक की जांच करती है। पुस्तक को राहेल वीज अभिनीत एक फिल्म में रूपांतरित किया जाना है। 33-34 2021 में फेबर ने द डेथ ऑफ फ्रांसिस बेकन जारी किया, जो एक संकर काव्य गद्य कृति है जिसे प्रकाशक कलाकार के दिमाग की विस्फोटक अंतिम क्रियाओं की 7 असाधारण लिखित तस्वीरें के रूप में वर्णित करते हैं। 35 द डेथ ऑफ फ्रांसिस बेकन के जीवन के अंतिम दिनों के दौरान सेट है, जब वह मैड्रिड में मर रहा था, और यह भावपूर्ण काव्यात्मक भाषा में लिखा गया है जो बेकन की चित्रकला शैली से मेल खाता है। पोर्टर पाठ का वर्णन पेंटिंग के रूप में लिखने का प्रयास, इसके बारे में नहीं। विचार के संघर्ष को दोहराने का प्रयास, लेकिन चित्रित छवि के साथ आंख के टकराव की विशुद्ध ऊर्जा के रूप में करते हैं, जो फ्रांसिस बेकन के साथ एक लंबी व्यस्तता का परिणाम है। 36 द स्कॉट्समैन के लिए लिखते हुए स्टुअर्ट केली का दावा है कि यह हाइब्रिड कृति उपन्यास, कला आलोचना या जीवनी नहीं है, लेकिन यह मृत्यु के बिल्कुल किनारे पर विघटन में एक मन का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। पोर्टर की लेखन की सर्वनाशकारी शैली पर डायलन थॉमस के प्रभाव को देखते हुए। 37 पोर्टर का चौथा उपन्यास शाई, एक परेशान किशोर की पॉलीफोनिक कहानी, अप्रैल 2023 में यूके में प्रकाशित हुआ था। 38 इसे द आयरिश टाइम्स ने एक संपूर्ण पुस्तक के रूप में वर्णित किया था, जो आधुनिकतावाद के पाठों को उत्साहपूर्वक ग्रहण करती है। 39 पोर्टर के उपन्यास का अपना रूपांतरण, जिसका शीर्षक स्टीव है, 2024 में फिल्माया गया था और इसे नेटफ्लिक्स द्वारा विश्व स्तर पर वितरित किया जाएगा। 40 इसका निर्देशन टिम मिलेंस ने किया था, इसमें सिलियन मर्फी और जे लाइकुर्गो ने अभिनय किया था, और इसका निर्माण मर्फी और एलन मोलोनी की कंपनी बिग थिंग्स फिल्म्स ने किया था। 41 ग्रंथसूची उपन्यास दुहक पंखों वाली चीज है, 2015, लेनी, 2019, फ्रांसिस बेकन की मृत्यु, 2021, शर्मीली, 2023, लघु कथाएं 8 भूतों में एल्थम पैलेस, द इंग्लिश हेरिटेज बुक ऑफ न्यू घोस्ट स्टोरीज, 2017, जिसमें केट क्लैंची, स्टुअर्ट एवर्स, मार्क हैडन, एंड्रयू माइकल हर्ले, सारा पेरी, कामिला शम्सी और जीनेट विंटरसन भी शामिल है। 42 ग्रांटा पत्रिका में। ब्रदर, स्टेट ऑफ माइंड, 43 द पार्ट टाइम कंट्रीमैन इन परस्यूट, द बालवेनी स्टोरीज कलेक्शन, एलेक्स प्रेस्टन द्वारा संपादित, 2019। 44 इवन एज वी प्लंज्ड डाउन द हिल, इन वी विल नेवर हैव पेरिस, एंड्रयू गैलिक्स द्वारा संपादित, 2019। टैंक पत्रिका में रैट, फ्लैश फिक्शन, 45 इंक के उद्घाटन संस्करण में बेटी, सीमित प्रिंट रन, 2021। 46 कविताद गार्जियन, 2017 में नीलिंग शेफर्ड, डेविड मिलर द्वारा। 47 जेरोम का अध्ययन, कैटरिन मॉर्गन, कलाकार के साथ, प्रोटोटाइप प्रकाशन, 2018। मिथ ऑफ द मोल, एसजे फाउलर के साथ, कविता में, 2019। 48 गैरकाल्पनिक टॉयलेट पर मरना, फ्रांसिस बेकन की पेंटिंग ट्रिप्टिच, मई से जून 1973, 2016 पर एक निबंध। 49 जब मैंने अपने पिता को खोया तो मैंने उनकी आवाज भी खो दी, बजफीड पर व्यक्तिगत निबंध, 2016। 50 अध्ययन के लिए अध्ययन, 2017, योगदानकर्ता कलाकार कैटरिन मॉर्गन द्वारा। 51 जेरोम का अध्ययन, 2018, कैटरिन मॉर्गन के साथ। 52 पॉल मैकार्थी के पिकाडिली सर्कस, फैन लेटर पर मैक्स पोर्टर, फ्रीज अंक 200, 2019। 53 क्रिस्टल पैलेस के प्रति मेरे बेटे के प्रेम ने मुझे फुटबॉल के प्रति आकर्षित किया, मुंडियाल में आत्मकथात्मक निबंध। 54 यह कोई भी किताब हो सकती है, द गिफ्ट्स ऑफ रीडिंग, में एन एंथोलॉजी ऑफ एसेज अबाउट द जॉयज ऑफ रीडिंग, गिविंग एंड रिसीविंग बुक्स, जेनी ऑर्चर्ड द्वारा क्यूरेट किया गया, 2020। 55 स्पिरिट डिएस्केलियर द साइज ऑफ ए कंट्री, एटकेन अलेक्जेंडर आइसोलेशन सीरीज के लिए, अप्रैल 2020। 56
यह बहुत अच्छा है। मार्च 2021, 57 मिश्रित निकोला हिक्स, कीप डार्क, 2018 में ग्राउंड, 58, यह एक उज्ज्वल नया दिन होने जा रहा है। क्या आप इसके बजाय बोनी प्रिंस बिली के साथ 2020, पैम्फलेट, 59, जॉन शेली द्वारा बेड इन द रिवर के गीत, मई 2020, 7 टूंग, 2020 द्वारा एल्बम डेड क्लब के लिए मैन और वुमन गीत, 61 बोनी प्रिंस बिली और नाथन साल्सबर्ग द्वारा EP3 फेरल पीसेस के लिए गीत, अप्रैल 2021, 62 द हिल, हिलेरी पेंटर के साथ सहयोग, 2023, 63 ऑल ऑफ दिस अनरियल टाइम, फिल्म और आर्ट इंस्टॉलेशन, मैनचेस्टर इंटरनेशनल फेस्टिवल, जुलाई 2021, 64 मैक्स पोर्टर द्वारा लिखित, सिलियन मर्फी अभिनेता द्वारा अभिनीत, एओइफ मैकार्डल निर्देशक द्वारा निर्देशित, आरोन डेसनर, ब्राइस डेसनर और जॉन हॉपकिंस द्वारा संगीतबद्ध। यह पुस्तक रफ ट्रेड बुक्स द्वारा 2024 में प्रकाशित की गई थी, जिसमें सिलियन मर्फी की प्रस्तावना थी। 65 वाइल्ड वेस्ट, हथियारों के व्यापार के बारे में एक कविता जो टोलका, 2022 में प्रकाशित हुई। 66 और दिसंबर 2023 में पालफेस्ट में प्रदर्शित की गई। 67 द फोटोग्राफर, BBC रेडियो 4, 2024 के लिए 5 भाग का ऑडियो ड्रामा। 68 ट्रेसी उलमैन, जन्म ट्रेस उलमैन, 30 दिसंबर 1959, एक ब्रिटिश अमेरिकी अभिनेत्री, गायिका, नर्तकी, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और लेखिका है। अक्सर हास्य कलाकार कहे जाने के बावजूद उलमैन खुद को एक चरित्र अभिनेत्री मानती है। आलोचकों ने उनके किरदार और लहजे में सहजता से ढलने और उससे बाहर निकलने की क्षमता की सराहना की है, और कई लोगों ने उन्हें महिला पीटर सेलर्स की संज्ञा दी है। 2, 3, 4 उलमैन ने अपने करियर की शुरुआत मंच पर एक नाटकीय अभिनेत्री के रूप में की, साथ ही ब्रिटिश सोप ओपेरा मैकेंजी में लिसा मैकेंजी की भूमिका निभाई। रॉयल कोर्ट थिएटर में तात्कालिक नाटक फॉर इन ए मिलियन में एक पुरस्कार विजेता प्रदर्शन के बाद उन्होंने कॉमेडी में कदम रखा। उन्होंने ब्रिटिश टेलीविजन स्केच कॉमेडीज ए किक अप द 80s, रिक मेयल और मिरियम मार्गोलिस के साथ, और 3 ऑफ ए काइंड, लेनी हेनरी और डेविड कॉपरफील्ड के साथ में अभिनय किया। बाद वाले ने उन्हें 1984 में बाफ्टा जीता। 5 एक संक्षिप्त गायन करियर, जिसमें 3 शीर्षदस एकल शामिल थे के बाद, वह डॉन फ्रेंच और जेनिफर सॉन्डर्स के साथ गर्ल्स ऑन टॉप में कैंडिस वेलेंटाइन के रूप में दिखाई दीं। उलमन यूनाइटेड किंगडम से संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गईं। उन्होंने 1987 से 1990 तक अपनी नेटवर्क टेलीविजन कॉमेडी सीरीज द ट्रेसी उलमन शो में अभिनय किया, जिसमें लंबे समय से चल रही एनिमेटेड मीडिया फ्रेंचाइजी द सिम्पसंस की पहली उपस्थिति भी शामिल थी। बाद में उन्होंने HBO के लिए कार्यक्रम निर्मित किए, जिनमें ट्रेसी टेक्स ऑन 1996 से 99 भी शामिल है, जिसने कई पुरस्कार जीते। उन्होंने कई फीचर फिल्मों में काम किया है, जिनमें प्लेंटी 1985 भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 6-7 2016 में वह BBC स्केच कॉमेडी शो ट्रेसी उलमैन शो के साथ ब्रिटिश टेलीविजन पर लौटीं, जो 30 से अधिक वर्षों में ब्रॉडकास्टर के लिए उनका पहला प्रोजेक्ट था। 8 इसके कारण 2017 में सामयिक कॉमेडी श्रृंखला ट्रेसी ब्रेक्स द न्यूज का निर्माण हुआ। 2017 में उलमन कथित तौर पर ब्रिटेन की सबसे अमीर कॉमेडियन और दूसरी सबसे अमीर ब्रिटिश अभिनेत्री थीं। 9 जिनकी अनुमानित संपत्ति 80 पाउंड मिलियन थी। 10 वह कई पुरस्कारों की प्राप्तकर्ता है, जिनमें 12 अमेरिकी कॉमेडी पुरस्कार, 7 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, 2 ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार, 4 सैटेलाइट पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार शामिल है। प्रारंभिक जीवन। ट्रेसी उलमन का जन्म स्लो, बकिंघमशायर, अब बर्कशायर में हुआ था। 11 वे 2 बेटियों में छोटी थीं। 12 उनकी मां डोरेन नी क्लीवर 1929 से 2015 थीं, जो ब्रिटिश और रोमा मूल की थीं।
13 और एंथनी जॉन उलमन 1917 से 1966 एक रोमन कैथोलिक पोलिश नागरिक थे। 14 एंथनी ने पोलिश सेना में सेवा की और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डनकर्क की लड़ाई में भाग लिया। 15 इंग्लैंड में प्रवास और विवाह के बाद उन्होंने एक वकील, एक फर्नीचर विक्रेता और एक ट्रैवल एजेंट के रूप में काम किया। उन्होंने विवाहों में मध्यस्थता भी की और प्रवासी पोलिश समुदाय के बीच अनुवाद भी किया। 16 जब वह 6 साल की थीं, तब उलमन के पिता, जो हृदय के ऑपरेशन से उबर रहे थे, उनकी आंखों के सामने दिल का दौरा पड़ने से चल बसे। 17 18 बाद में उन्हें दक्षिण पश्चिम लंदन के हैकब्रिज में बसाया गया। उनकी मां को अपने पिता की आय के बिना गुजारा करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। 19 अपने परिवार को खुश रखने के प्रयास में उलमन ने अपनी बहन पैटी के साथ मिलकर अपनी मां के बेडरूम की खिड़की पर रात में नाटक तैयार किए और प्रस्तुत किए। उनकी मां के पुनर्विवाह के बाद परिवार देश भर में घूमने लगा। उलमन ने कई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की, जहां उन्होंने स्कूल के नाटक लिखे और उनमें अभिनय किया। 20 अंततः उसने एक प्रधानाध्यापक का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसे एक प्रदर्शन कला स्कूल में जाने की सिफारिश की। उसने 12 वर्ष की आयु में इटालिया कोंटी अकादमी में पूर्ण छात्रवृत्ति जीती। 21 16 वर्ष की आयु में उसने इस धारणा के तहत एक नृत्य ऑडिशन में भाग लिया कि वह स्कारबोरो में ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए आवेदन कर रही थी। 22 ऑडिशन के परिणामस्वरूप बर्लिन में गिगी के पुनरुद्धार के लिए एक जर्मन बैले कंपनी के साथ एक अनुबंध हुआ। 23 इंग्लैंड लौटने पर वह दूसरी पीढ़ी के नृत्य मंडली में शामिल हो गई। लंदन, ब्लैकपूल और लिवरपूल में प्रदर्शन किया। 24 उसने संगीत थिएटर में काम किया और ग्रीस, एल्विस द म्यूजिकल और द रॉकी हॉरर शो सहित कई वेस्ट एंड संगीत में काम किया। 18 25 टेलीविजन करियर प्रारंभिक वर्षों उलमैन ने 1980 में टेलीविजन सीरीज मैकेंजी में लिंडा बेलिंगहैम की बेटी का किरदार निभाकर अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की। जब मैंने बीबीसी के लिए एक गंभीर सोप ओपेरा किया, तो मुझे वाकई लगा कि मैं बहुत अच्छी हूं। मैंने सेंट जॉन्स वुड की एक अच्छी लड़की का किरदार निभाया था। मम्मी, मुझे लगता है कि मैं गर्भवती हूं। मुझे नहीं पता यह किसने किया है। फिर मैं किसी पहाड़ी से गिर जाती या कुछ ऐसा ही होता। ओह नहीं, एक और बच्चा खो दिया। ऐसा लगता था कि मैं बस गर्भपात करवाती हूं या दही बनाती हूं। 26 उलमन लंदन के रॉयल कोर्ट थिएटर में लेस ब्लेयर के अवंतगार्डे फॉर इन ए मिलियन में दिखाई दी, जो क्लब एक्ट पर आधारित एक तात्कालिक नाटक था। 4 उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू एक्ट्रेस के रूप में लंदन क्रिटिक्स सर्कल थिएटर अवार्ड जीता। 27 1981 में उन्हें बीबीसी स्कॉटलैंड के स्केच कॉमेडी कार्यक्रम ए किक अप द 80s में कास्ट किया गया, जिसके बाद उन्हें स्केच शो 3 ऑफ ए काइंड ऑफर किया गया, जिसमें कॉमेडियन लेनी हेनरी और डेविड कॉपरफील्ड भी थे। उलमैन ने कहा, मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि आप मजाक कर रहे होंगे, क्योंकि कॉमेडी में महिलाओं के साथ बहुत घटिया व्यवहार किया जाता है। बड़े स्तनों वाली बारमेर और इस तरह के सभी क्लिच मुझे बहुत बोर करते हैं। 28 आखिरकार एक समझौता हुआ, इस शर्त के साथ कि उन्हें स्क्रिप्ट की मंजूरी होगी और वे अपनी वेशभूषा खुद चुन सकती है। 29 3 ऑफ ए काइंड का प्रीमियर जुलाई 1981 में हुआ, जो 1983 तक 3 सीरीज तक चला। 30 पूरी सीरीज के दौरान उलमैन ने उस दौर के जाने-माने कलाकारों जैसे टोया, बनानारामा, जेनिफर वार्न्स और डॉलर के हास्यपूर्ण स्पूफ गाए और परफॉर्म भी किए। 3 ऑफ ए काइंड ने 1983 में एक संक्षिप्त लेकिन सफल गायन करियर की शुरुआत की, साथ ही 1984 में उन्हें अपना पहला बाफ्टा बेस्ट लाइट एंटरटेनमेंट परफॉर्मेंस के लिए भी मिला। 31 इस समय तक वह एक घरेलू नाम बन चुकी थीं और ब्रिटिश मीडिया उन्हें अवरट्रेस के रूप में संदर्भित करता था। 16 1985 में
उन्होंने ITV के सिटकॉम गर्ल्स ऑन टॉप में अभिनय करने के लिए अनुबंध किया। उन्हें एक कामुक लड़की कैंडिस वैलेंटाइन की भूमिका दी गई। डॉन फ्रेंच, रूबी वैक्स और जेनिफर सॉन्डर्स अभिनीत इस शो का दूसरा सीजन उलमैन के बिना जारी रहा, जिन्होंने पहले सीजन के बाद शो छोड़ दिया था। ट्रेसी उलमैन शो 1987 में उलमैन 1985 में उलमन को उनके पति, ब्रिटिश स्वतंत्र टेलीविजन निर्माता एलन मैकेन ने लॉस एंजिल्स में उनके साथ शामिल होने के लिए राजी किया, जहां वह पहले से ही आंशिक रूप से आधारित थे। 32 उन्होंने एक फिल्म और मंच कैरियर पर अपनी नजरें टिकाईं। उनका मानना था कि उनके लिए टेलीविजन के रास्ते में बहुत कम था। 34 उनके ब्रिटिश एजेंट ने उनके काम का एक वीडियोटेप संकलन तैयार किया और इसे हॉलीवुड में प्रसारित करना शुरू कर दिया। टेप यूनिवर्सल टेलीविजन में कॉमेडी के उपाध्यक्ष क्रेग केलम के हाथों में आ गया। 16 CBS के साथ तुरंत एक सौदा हुआ। आई लव न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में काम करने वाली एक थोड़ी निराला ब्रिटिश महिला के बारे में एक शो सैटरडे नाइट लाइव लेखिका एनी बीट्स द्वारा लिखा गया था। 35 ब्रूक्स को लगा कि एक स्केच शो उनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगा। आप ट्रेसी को टीवी पर एक ही किरदार में क्यों दिखाएंगे, जबकि उसकी प्रतिभा में विविधता जरूरी है। आप ट्रेसी को किसी श्रेणी में नहीं बांट सकते, इसलिए ऐसा शो बनाना मूर्खतापूर्ण है जो ऐसा करने की कोशिश करे। 36 द ट्रेसी उलमैन शो 5 अप्रैल 1987 को मैरिड विद चिल्ड्रन के साथ शुरू हुआ। 38 इस शो ने एनिमेटेड शॉर्ट्स या बम्पर की एक श्रृंखला के रूप में द सिम्पसंस का भी निर्माण किया, जो विज्ञापन ब्रेक से पहले और बाद में प्रसारित होता था। द सिम्पसंस शॉर्ट्स को अंततः 1989 में अपने स्वयं के आधे घंटे की श्रृंखला में बदल दिया गया। 39 ट्रेसी उलमैन शो को 10 प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें उलमैन ने 3 जीते, एक 1990 में विविधता या संगीत कार्यक्रम में उत्कृष्ट व्यक्तिगत प्रदर्शन की श्रेणी में। 41 यह शो एमी पुरस्कार जीतने वाला पहला फॉक्स नेटवर्क प्राइम टाइम शो था। 42 1990 में 4 सीजन के बाद शो का समापन हुआ। 44 HBO 1998 में एक पुस्तक पर हस्ताक्षर करते हुए उलमैन 1991 में उलमैन के पति ने इंग्लैंड के दक्षिण में एक टेलीविजन फ्रेंचाइजी पर सफल बोली लगाई। टेलीविजन प्रोग्रामिंग लाइनअप में ट्रेसी उलमैन स्पेशल शामिल था। 45 फॉक्स शो के विपरीत, यह कार्यक्रम पूरी तरह से लोकेशन पर शूट किया जाएगा। ट्रेसी उलमैन ए क्लास एक्ट ब्रिटिश वर्ग प्रणाली का एक व्यंग्य 9 जनवरी 1993 को ITV पर प्रीमियर हुआ। 46 इसके चलते अमेरिका में HBO को उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाने में दिलचस्पी हुई, इस चेतावनी के साथ कि उलमैन एक अधिक अमेरिकी विषय को लेती है। उसने न्यूयॉर्क शहर को चुना। 47 ट्रेसी उलमैन टेक्स ऑन न्यूयॉर्क 9 अक्टूबर 1993 को शुरू हुआ। इस सफलता के कारण 1996 में HBO स्केच कॉमेडी श्रृंखला ट्रेसी टेक्स ऑन का निर्माण हुआ। 48 उलमैन 2003 में HBO में टेलीविजन स्पेशल ट्रेसी उलमैन इन द ट्रेलर टेल्स के साथ लौटीं, जिसका उन्होंने निर्देशन भी किया। 49 वह 2005 में अपने वन वुमन स्टेज शो ट्रेसी उलमैन लाइव एंड एक्सपोज्ड के साथ फिर से HBO में लौटीं। 50 बैंगनी स्कर्ट और ऑक्सीजन 2001 में उलमन ने अपने बहुचरित्र आधारित काम से विराम लिया और ऑक्सीजन नेटवर्क के लिए एक फैशन आधारित टॉक शो ट्रेसी उलमन्स विजिबल पैंटी लाइन्स बनाया। यह सीरीज उनके ई-कॉमर्स कपड़ों के स्टोर पर्पल स्कर्ट से ली गई थी। साक्षात्कारकर्ताओं में एरियाना हफिंगटन और चार्लीज थेरॉन शामिल थीं। 51 यह शो 2 सीजन तक चला, जिसका समापन 2002 में हुआ। 52 शो टाइम संयुक्त राज्य अमेरिका में उनके प्राकृतिकरण के बाद अप्रैल 2007 में यह घोषणा की गई कि वह HBO से शो टाइम में स्विच करेंगी।
पूर्व के साथ 14 साल काम करने के बाद 53 ट्रेसी उल्मैन की स्टेट ऑफ द यूनियन, एक नई स्केच कॉमेडी श्रृंखला 30 मार्च 2008 को शुरू हुई। 54, 55, 56 यह 3 सीजन तक चली, जिसका समापन 2010 में हुआ। ब्रिटिश टेलीविजन पर वापसी। 30 से अधिक वर्षों की अनुपस्थिति के बाद उल्मन 2016 में स्केच कॉमेडी कार्यक्रम ट्रेसी उल्मन शो के साथ बीबीसी पर लौट आए। 57, 58 यह संयुक्त राज्य अमेरिका में एचबीओ पर प्रसारित हुआ। 59 2017 में शो ने सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर डिजाइन के लिए बाफ्टा नामांकन अर्जित किया और उत्कृष्ट वैरायटी स्केच सीरीज की श्रेणी में अपना पहला प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किया। 60 2018 में इसने उत्कृष्ट वैरायटी स्केच सीरीज और वैरायटी, नॉनफिक्शन या रियलिटी प्रोग्रामिंग के लिए उत्कृष्ट वेशभूषा की श्रेणियों में 2 अतिरिक्त प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए। 61 शो ने अंततः 2017 में सामयिक कॉमेडी कार्यक्रम ट्रेसी ब्रेक्स द न्यूज के निर्माण का नेतृत्व किया। अन्य उल्लेखनीय कार्य। 1995 में वह लिटिल लुलू की पहली आधुनिक कार्टून आवाज बनी। 65 1999 में एली मैकबील में एक अपरंपरागत मनोचिकित्सक की उनकी आवर्ती भूमिका थी। उनके प्रदर्शन ने उन्हें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार, उनका 7वां और अमेरिकन कॉमेडी पुरस्कार दिलाया, जो उनका 11वां था। 66 2005 में उन्होंने वंस अपॉन ए मैट्रेस के टेलीविजन रूपांतरण में कैरोल बर्नेट के साथ सहाभिनय किया। उन्होंने राजकुमारी विनीफ्रेड की भूमिका निभाई, एक भूमिका जिसे मूल रूप से बर्नेट ने ब्रॉडवे पर प्रसिद्ध किया था। इस बार बर्नेट ने दबंग रानी एग्रेवेन की भूमिका निभाई। 67 मार्च 2014 में उल्मन को हाउ आई मेट योर मदर में रॉबिन शेरबात्स्की के किरदार की मां जेनेवीव शेरबात्स्की के रूप में पेश किया गया था। 68 15 फरवरी 2017 को यह घोषणा की गई कि वह स्टारज बीबीसी सहनिर्मित हॉवर्ड्स एंड के सीमित श्रृंखला रूपांतरण में आंटी जूली मुंड की भूमिका निभाएंगी। 69 14 मई 2019 को यह घोषणा की गई कि उल्मन एफएक्स लिमिटेड सीरीज मिसेज अमेरिका में बेट्टी फ्रीडन का किरदार निभाएंगी। 9 एपिसोड की इस सीरीज का प्रीमियर 15 अप्रैल 2020 को हुलू पर हुआ और इसे अनुकूल समीक्षाएं मिलीं। 70 71 72 उनके प्रदर्शन ने उन्हें लिमिटेड सीरीज या मूवी प्राइम टाइम एमी नामांकन में उत्कृष्ट सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिलाया। 73 उल्मैन ने कर्ब योर एंथुसियाज्म के 11वें और 12वें सीजन में काउंसिल वुमन इर्मा कोस्ट्रोस्की की भूमिका निभाई। 74 संगीत व्यवसाय वे नहीं जानते अवधि 18 सेकंड शू ने 18 कोरस के साथ 18 सेकंड का नमूनाइस फाइल को चलाने में समस्या आ रही है। मीडिया सहायता देखे। स्टिफ रिकॉर्ड्स के प्रमुख की पत्नी से एक आकस्मिक मुलाकात के कारण उल्मान को 1983 में एक रिकॉर्डिंग अनुबंध मिला। लेबल के मालिक डेव रॉबिन्सन को 3 ऑफ अ काइंड में उनके द्वारा टेलीविजन पर किए जा रहे कुछ संगीत में पैरोडी पसंद आए और उन्होंने उन्हें अनुबंधित कर लिया। 75 उल्मान ने बताया, एक दिन मैं अपने हेयर ड्रेसर के पास था और डेव रॉबिन्सन की पत्नी रोजमेरी झुककर बोली, क्या आप एक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं एक रिकॉर्ड बनाना चाहती हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार था। 76 18 महीनों के भीतर उल्मन ने यूके सिंगल्स चार्ट पर 5 शीर्ष 30 हिट गाने गाए। 77 उनके पहले 2 सिंगल्स, ब्रेकअवे और दे डोंट नो, को बीपीआई द्वारा सिल्वर प्रमाणित किया गया था, जैसा कि उनके पहले एल्बम को मिला था। उल्मन के गाने 1960 और 1970 के दशक के पॉप संगीत की अतिशयोक्तिपूर्ण याद दिलाते थे, जिसमें 1980 के दशक की झलक थी, जैसा कि मेलोडी मेकर ने कहा था, मिनी माउस और द सुप्रीम्स के बीच कहीं। 78 उनका 1983 का पहला एल्बम यू ब्रोक माई हार्ट इन 17 प्लेसेस यूके में टॉप 20 हिट रहा और इसमें यूके के 3 टॉप 10 हिट सिंगल्स शामिल थे। उनका पहला हिट सिंगल ब्रेकअवे यूके में नंबर 4 पर पहुंच गया।
79 इसके बाद क्रिस्टी मैककॉल के दे डोंट नो का अंतर्राष्ट्रीय हिट संस्करण आया, जो यूके में नंबर 2, 77 और संयुक्त राज्य अमेरिका में नंबर 8 पर पहुंच गया। 80 दे डोंट नो के वीडियो में पॉल मैकार्टनी की एक कैमियो उपस्थिति थी। 81 उस समय उल्मन मैकार्टनी की फिल्म गिव माई रिगार्ड्स टू ब्रॉड स्ट्रीट में एक छोटी भूमिका निभा रहे थे। 82 एल्बम का तीसरा सिंगल डोरिस डे के मूव ओवर डार्लिंग की रिकॉर्डिंग यूके में नंबर 8 पर पहुंच गया। 77 उल्मैन ने 1984 में अपना दूसरा और अंतिम स्टूडियो एल्बम यू कॉट मी आउट रिलीज किया। 77 इसमें मैडनेस के माई गर्ल का उनका संस्करण शामिल था, जिसे उन्होंने माई गाय में बदल दिया, जो नंबर 23 पर पहुंच गया। 83 इसके साथ के वीडियो में ब्रिटिश लेबर पार्टी के राजनेता नील किनॉक का एक कैमियो था, जो उस समय विपक्ष के नेता थे। 84 उनका अंतिम टॉप 30 हिट सनग्लासेस 1984 यूके में नंबर 18 पर पहुंच गया और इसके संगीत वीडियो में कॉमेडियन एड्रियन एडमंडसन को दिखाया गया। 85 इस दौरान वह संयुक्त राज्य अमेरिका में एमटीवी पर अतिथि वीजे के रूप में भी दिखाई दीं। 86 फिल्मी करियर अपने टेलीविजन कार्य के साथ साथ उल्मैन ने अपने पूरे करियर में कई फिल्मों में काम किया है। उनकी पहली नाटकीय फिल्म पॉल मैकार्टनी की फिल्म गिव माई रिगार्ड्स टू ब्रॉड स्ट्रीट 1984 में एक छोटी भूमिका थी। 82 इसके बाद मेरिल स्ट्रीप अभिनीत ड्रामा प्लेंटी 1985 में सहायक भूमिका निभाई। 87 उन्होंने केविन क्लाइन, रिवर फीनिक्स और जॉन प्लोवाइट के साथ अभिनय करते हुए आई लव यू टू डेट 1990 में बड़े पर्दे पर प्रमुख भूमिका की शुरुआत की। वह रॉबिन हुड, मेन इन टाइट्स 1993, 88 नैन्सी सवोकाज हाउसहोल्ड सेंट्स 1993, 89 बुलेट्स ओवर ब्रॉडवे 1994, 90 स्मॉल टाइम क्रुक्स 91 उन्हें 2001 में स्मॉल टाइम क्रुक्स में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मोशन पिक्चर म्यूजिकल या कॉमेडी की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 92 उन्होंने ब्रॉडवे म्यूजिकल इनटू द वुड्स के 2014 के फिल्म रूपांतरण में जैक की मां की भूमिका निभाई। 93 और म्यूजिकल फिल्म द प्रोम 2020 में दिखाई दीं। 94 उन्होंने मैक्स पोर्टर के उपन्यास स्काई पर आधारित टिम मिलेंस निर्देशित नाटक स्टीव 2025 में सहअभिनय किया। 95 फिल्मों में उनकी आवाज के काम में टिम बर्टन की कॉर्प्स ब्राइड 96 और एनिमेटेड फिल्में द टेल ऑफ डेस्पेरॉक्स 97 और ऑनवर्ड शामिल है। 98 थिएटर उल्मैन का स्टेज करियर 1970 के दशक से ही काफी लंबा है। 1980 में वह लिवरपूल के एवरीमैन थिएटर में विक्टोरिया वुड के नाटक टैलेंट में नजर आईं। 99 1982 में उन्होंने शी स्टूप्स टू कॉन्कर में केट हार्डकैसल की भूमिका निभाई। 23 1983 में उन्होंने एंड्रयू लॉयड वेबर की स्टारलाइट एक्सप्रेस की कार्यशाला में पर्ल की भूमिका निभाई। 100 और उन्होंने रॉयल कोर्ट थिएटर में एलन रिकमैन के साथ स्नू विल्सन की द ग्रास विडो में अभिनय किया। 101 1990 में उन्होंने शेक्सपियर इन द पार्क के प्रोडक्शन टैमिंग ऑफ द श्रू में अभिनेता मॉर्गन फ्रीमैन के साथ केट की भूमिका निभाई, जो वाइल्ड वेस्ट में जो पप के लिए सेट किया गया था। 102 1991 में उन्होंने जेप्रेसन एलन के वन वुमन शो द बिग लव में ब्रॉडवे पर प्रदर्शन किया, जो इसी नाम की किताब पर आधारित था। 103 टैमिंग ऑफ द श्रू और द बिग लव दोनों ने उन्हें थिएटर वर्ल्ड अवार्ड्स दिलाए। 104 2011 में वह स्टीफन पोलियाकॉफ नाटक माई सिटी में ब्रिटिश मंच पर लौट आईं। 105 उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए इवनिंग स्टैंडर्ड थिएटर अवार्ड्स में नामांकन दिलाया। 106 2012 में वह एरिक आइडल के व्हाट अबाउट डिक के कलाकारों में शामिल हुई, जिसे 1940 के दशक की शैली के स्टैंड अप इम्प्रोव म्यूजिकल कॉमेडी रेडियो प्ले के रूप में वर्णित किया गया, जिसमें उन्होंने 3 भूमिकाएं निभाईं।
यह शो अप्रैल में लॉस एंजल्स में ऑर्फियम थिएटर में 4 रातों के लिए खेला गया था। उसने पहले 2007 में आइडल के लिए एक टेस्ट रन में टुकड़ा प्रदर्शन किया था। 107 कलाकारों में आइडल, एडी इजार्ड, बिली कोनोली, रसेल ब्रांड, टिम करी, जेन लीव्स, जिम पिडॉक और सोफी विंकलमैन शामिल थे। 109 व्यक्तिगत जीवन। उलमैन ने 1983 में निर्माता एलन मैककाउन से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं। 110 24 दिसंबर 2013 को मैककाउन की प्रोस्टेट कैंसर से घर पर ही मृत्यु हो गई। 111 उलमैन की मां की 23 मार्च 2015 को उनके फ्लैट में आग लगने से मृत्यु हो गई। 112 एक जांच में मृत्यु को आकस्मिक बताया गया। 113 वह 85 वर्ष की थीं। 114 सितंबर 2018 में उलमैन ने खुलासा किया कि उनकी बेटी गर्भवती थी और वह दादी बनने वाली थी। 115 उलमैन ने दिसंबर 2006 में अमेरिकी नागरिकता हासिल की। उनके पास यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की दोहरी नागरिकता है। 116 2006 में वह 75 पाउंड मिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ सबसे धनी ब्रिटिश कॉमेडियन की सूची में शीर्ष पर थीं। 117 2017 में द संडे टाइम्स ने उनकी संपत्ति 80 पाउंड मिलियन होने का अनुमान लगाया था। 10 एक शौकीन बुनकर, उन्होंने 2006 में एक बुनाई पुस्तक निट दो टुगेदर पैटर्न्स एंड स्टोरीज फॉर सीरियस निटिंग फन का सहलेखन किया। जे लाइकुर्गो, जन्म 6 फरवरी 1998, एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें टाइटन्स 2021 से 2023 में टिम ड्रेक, नेटफ्लिक्स सीरीज द बास्टर्ड सन एंड द डेविल हिमसेल्फ 2022 में नाथन बायर्न और द बैटमैन 2022 में एक गैंग सदस्य की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2-3 प्रारंभिक जीवन। लाइकुर्गो क्रॉयडन में पलेबरे 4 बच्चों में सबसे छोटे। वह जमैका, सिएरा लियोन और ब्रिटिश मूल के हैं। 4 उनके पिता पूर्व पेशेवर फुटबॉलर डेविड जॉनसन है। 5 लाइकुर्गो को स्थानीय फेयरफील्ड हॉल्स में प्रस्तुतियों को देखकर अभिनय करने की प्रेरणा मिली। एक ब्रिट स्कूल में दाखिला न मिलने पर उनके शिक्षक ने उन्हें ड्रामा स्कूल जाने का सुझाव दिया। उन्होंने 2019 में आर्ट्स एजुकेशनल स्कूल आर्ट्सएड से अभिनय में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आजीविका। आर्ट्सएड से स्नातक होने के बाद लाइकुर्गो ने BBC वन मेडिकल ड्रामा डॉक्टर्स के एक एपिसोड में अपना टेलीविजन डेब्यू किया और साथ ही 2019 टरबाइन थिएटर प्रोडक्शन टॉर्च सॉन्ग ट्रिलॉजी में डेविड बेकॉफ के रूप में अपने पेशेवर स्टेज डेब्यू किया। इसके बाद मिनी सीरीज आई में डिस्ट्रॉय यू, जिमी मैकगवर्न की टेलीविजन फिल्म एंथनी 6 और साइंस फिक्शन सीरीज वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स में दिखाई दिए। उन्होंने लिसन और द बैटमैन फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाईं। 7-8 2021 में लाइकुर्गो ने DC यूनिवर्स सीरीज टाइटन्स के तीसरे सीजन में टिम ड्रेक की भूमिका निभानी शुरू की, जो एक आवर्ती भूमिका थी। लाइकुर्गो ने कहा है कि उन्हें मिश्रित नस्ल के सुपरहीरो की भूमिका निभाने पर गर्व है, क्योंकि उनके बचपन में ऐसे ज्यादा उदाहरण नहीं थे। 9 उन्होंने सीजन 4 में नियमित रूप से अपनी भूमिका दोहराई। 10 अगले वर्ष उन्होंने BBC 3 के सिटकॉम चीटर्स में पॉल की भूमिका निभाई। इसके अलावा 2022 में लाइकुर्गो नेटफ्लिक्स सीरीज द बास्टर्ड सन एंड द डेविल हिमसेल्फ में नाथन बायर्न के रूप में अभिनय करते हैं, जो सैली ग्रीन के युवा वयस्क फंतासी उपन्यास हाफ बैड का रूपांतरण है। कोविड-19 महामारी के दौरान टोरंटो में रहने के दौरान वीडियो पर ऑडिशन पूरा हुआ। उन्होंने कहा है कि वह अपने किरदार नाथन के चुटीलेपन और तेजतर्रार स्वभाव से संबंधित है। 11 उन्हें श्रृंखला में एक्शन और लड़ाई के दृश्यों के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना पड़ता है। 12 जिसे उन्होंने मिसफिट्स मीट्स दिस इज इंग्लैंड, 4 ट्वाइलाइट मीट्स स्किन्स और एक्सरेटेड हैरी पॉटर के रूप में वर्णित किया है। 13 उन्होंने कहा
कि वह खुद 24 साल के होने के बावजूद एक किशोर की भूमिका निभाने के मूड में आ गए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत बच्चों जैसा हूं। आप जानते हैं, मेरी कल्पनाशक्ति बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि यह वास्तव में शर्म की बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें खेल के मैदान में वह बच्चा बनना बंद करना होगा। आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अभी भी चीजों की कल्पना करने और चंचल और रचनात्मक होने में सक्षम होना चाहिए। जब आप अभिनय कर रहे होते हैं, तो कभी कभी आपको सही लोगों से अनुमति लेनी होती है, जैसे नहीं, वास्तव में इसके लिए जाओ, वहां जाओ, और फिर खुद को वास्तव में विश्वास करना होगा कि आप इन जगहों पर हैं। जब फिर से किशोर होने की बात आती है, तो मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत अपरिपक्व होने के लिए काफी भाग्यशाली हूं। 14 चरित्र में चंचलता और अपरिपक्वता के साथ साथ लाइकुर्गो ने न्यूज़वीक को बताया कि कैसे नाथन का उनका चरित्र चित्रण एक अंतर्निहित अकेलेपन से प्रेरित था। उन्होंने कहा कि वह वास्तव में एक अकेला और अलग-थलग, शांत व्यक्ति है, क्योंकि वह हमेशा लड़ाई और उड़ान मोड में रहा है और वह किसी पर भरोसा नहीं करता है। 15 2023 में उन्होंने बेन व्हीटली कॉमेडी हॉरर सीरीज जेनरेशन जेड का फिल्मांकन शुरू किया। 16-17 2024 में उन्हें सिलियन मर्फी के साथ पीकी ब्लाइंडर्स फिल्म द इमोर्टल मैन में कास्ट किया गया, जिनके साथ उन्हें उसी स्टीव में भी कास्ट किया गया था। 18-19 फिल्मोग्राफी तली परतवर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। सिम्बियातु सिम्बी अबिसोला अबियोला अजिकावो 1-2 जन्म 23 फरवरी 1994। 2 जिसे उसके स्टेज नाम लिटिल सिम से बेहतर जाना जाता है, एक ब्रिटिश रैपर और अभिनेत्री है। 3 वह अपने पहले 3 एल्बमों की स्वतंत्र रिलीज के साथ प्रमुखता से उभरीं। ए क्यूरियस टेल ऑफ ट्रायल्स प्लस पर्सन्स 2015, स्टिलनेस इन वंडरलैंड 2016 और ग्रे एरिया 2019, जिनमें से आखिरी को मर्करी पुरस्कार के लिए चुना गया और इसने आइवर नोवेलो अवार्ड्स और एनेमी अवार्ड्स दोनों में सर्वश्रेष्ठ एल्बम का पुरस्कार जीता। उनके चौथे एल्बम समटाइम्स आई माइट बी इंट्रोवर्ट 2021 4 को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। कई प्रकाशनों ने इसे 2021 का सर्वश्रेष्ठ एल्बम माना। 5 इसने 2022 मर्करी पुरस्कार जीता। 6 और उन्हें 2022 ब्रिट पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार और सर्वश्रेष्ठ हिप हॉप रैप रिकॉर्ड के लिए लिबेरा पुरस्कार मिला। 7 उनके 5वें एल्बम नो थैंक यू 2022 को आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया। 2024 में उन्हें कोल्डप्ले के एकल वीप्रे में बर्न बॉय, एलियाना और टीनी के साथ दिखाया गया था। उनका छठा स्टूडियो एल्बम लोटस 6 जून 2025 को रिलीज हुआ। संगीत के अलावा अजिकावो ने नेटफ्लिक्स रिवाइवल ड्रामा सीरीज टॉप बॉय में अभिनय किया है। वह फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज 2021 में भी खुद के रूप में दिखाई दी। प्रारंभिक जीवन अजिकावो का जन्म इस्लिंगटन, लंदन में नाइजीरियाई माता-पिता के यहाँ हुआ था। 3 उनका पालन पोषण 2 बड़ी बहनों के साथ एक काउंसिल एस्टेट में हुआ। 8, 9, 10 उनकी माँ भी उनके बचपन के दौरान एक पालक देखभाल करता थीं। 8 वह जातीय रूप से योरूबा है। 11 उन्होंने लंदन के हाइबरी फील्ड स्कूल में पढ़ाई की और पॉप स्टार लियोना लुइस और एलेक्जेंड्रा बर्ग के साथ इस्लिंगटन के अपर स्ट्रीट स्थित सेंट मैरी यूथ क्लब में भी भाग लिया। 12 अजिकावो ने अपने करियर पर मैरी यूथ क्लब के प्रभाव का श्रेय दिया है और इसे वह स्थान जहां से मेरे लिए यह सब शुरू हुआ एक दूसरा घर बताया है। 8 बाद में अजिकावो ने वेस्टमिंस्टर किंग्सवे कॉलेज और वेस्ट लंदन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। 13 जहां उन्होंने अपने संगीत करियर को आगे बढ़ाया। 14 कलात्मकता वह अपने संगीत को रैप और प्रयोगात्मक बताती है। 15 जबकि वह ग्राइम शैली से निकटता से जुड़ी हुई है, उन्होंने रेगे,
ब्लूज, सिंथरॉक और जैजी R&B सहित अन्य शैलियों से भी प्रेरणा ली है। 16. अजिकावो रैप कलाकार बुस्टा राइम्स, नेस और बिग्गी स्मॉल्स को सुनते हुए बड़ी हुई, जिसने उन्हें रैप करियर बनाने के लिए प्रभावित किया। 17. लॉरिन हिल को अक्सर उनके सबसे बड़े प्रभावों में से एक के रूप में उद्धृत किया गया है। 18. 19. अजिकावो ने कहा, मुझे लगता है कि लॉरिन हिल की मिस एडुकेशन वास्तव में मेरी शिक्षा थी। लॉरिन हिल उन पहले कलाकारों में से एक थीं जिन्होंने वास्तव में मुझे संगीत की शक्ति का एहसास कराया। 20. उन्होंने अपने एल्बम समटाइम्स आई माइट बी इंट्रोवर्ट के लिए जैज संगीतकार नीना सिमोन, जॉन कोलट्रेन और बिली हॉलिडे से भी प्रेरणा ली। अन्य प्रेरणाओं में उनके आदर्श केंद्रिक लैमर शामिल है, जिन्होंने उन्हें 2015 में अभी ऐसा करने वाला सबसे बीमार कहा था। 21. अजिकावो की मुलाकात एक युवा केंद्र में R&B बैंड सॉल्ट के निर्माता इन्फ्लो से हुई और उन्होंने कभी कभी आई माइट बी इंट्रोवर्ट सहित उनके 3 एल्बमों का निर्माण किया। 22. इन्फ्लो के साथ एक वित्तीय संघर्ष के कारण अजिकावो ने उनसे अलग होने का फैसला किया और माइल्स क्लिंटन जेम्स, कोकोरोको के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, को अपने छठे एल्बम लोटस का निर्माण करने के लिए कहा। 23. आजीविका संगीत 2015-2017, करियर की शुरुआत और ए क्यूरियस टेल ऑफ ट्रायल्स प्लस पर्सन्स और स्टिलनेस इन वंडरलैंड प्रिमावेरा साउंड 2019 में लिटिल सिम्स 2019 में प्रदर्शन करते हुए। अजिकावो ने राइजिंग टाइड, ए लव लिव, इंडस्ट्री टेकओवर, शहरी विकास, हैकनी एम्पायर, 24 समरसेट हाउस और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रदर्शन किया है। 25. उन्होंने जूल्स बकले के नेतृत्व में एक पूर्ण ऑर्केस्ट्रा के साथ रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC एक एक्सटीआरए प्रोम 2015 में भी प्रदर्शन किया। 26. अजिकावो को लीव टू रिमेन फिल्म साउंड ट्रैक पर लीव इट एज दैट गीत का प्रदर्शन करते हुए सुना जा सकता है। 27. 2013 की शुरुआत में वह हैकनी वीकेंड में अपने प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए BBC रेडियो एक एक्सटीआरए पर आई थीं। 28. अजिकावो ने ह्यू स्टीफंस के लिए मैडा वेले सत्र में काम किया। उन्हें 2016 में नेस, लॉरिन हिल और केहलानी के साथ दौरे का अवसर दिया गया था। 12 दिसंबर 2016 को लिटिल सिम्स ने अपने आगामी एल्बम पॉइजन आइवी का मुख्य एकल रिलीज किया। 30 ठीक 2 दिन बाद सिम्स ने एल्बम का दूसरा एकल पिक्चर परफेक्ट रिलीज किया। 16 दिसंबर 2016 को सिम्स ने अपना दूसरा पूर्ण लंबाई वाला स्टूडियो एल्बम स्टिलनेस इन वंडरलैंड, इसके कॉमिक बुक साथी वेलकम टू वंडरलैंड के साथ रिलीज किया। एमिली मार्गरेट वॉटसन, जन्म 14 जनवरी 1967, एक अंग्रेजी अभिनेत्री है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत रंगमंच से की और 1992 में रॉयल शेक्सपियर कंपनी में शामिल हुई। 2002 में उन्होंने डॉनमार वेयरहाउस में 12th नाइट और अंकल वान्या के निर्माणों में अभिनय किया और बाद वाले के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। लार्स वॉन ट्रायर की ब्रेकिंग द वेव्स 1996 में एक नवविवाहिता की भूमिका में अपनी पहली फिल्म भूमिका और आनंद टकर की हिलेरी एंड जैकी 1998 में जैकलीन डूप्रे की भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। वाटसन की अन्य फिल्मों में द बॉक्सर 1997, एंजेलाज एशेज 1999, गोस्फोर्ड पार्क 2001, पंचड्रंक लव 2002, रेड ड्रैगन 2002, द लाइफ एंड डेथ ऑफ पीटर सेलर्स 2004, कॉर्प्स ब्राइड 2005, मिस पॉटर 2006, सिनेकडोक न्यूयॉर्क 2008, ऑरेंजेस एंड सनशाइन 2010, वॉरहॉर्स 2011, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग 2014, किंग्समैन, द गोल्डन सर्कल 2017, गॉड्स क्रिएचर्स 2022 और स्मॉल थिंग्स लाइक दीज 2024 शामिल है। HBO मिनी सीरीज चेरनोबिल में उनकी भूमिका के लिए
उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने 2011 की आईटीवी टेलीविजन बायोपिक एप्रोप्रिएट एडल्ट में जेनेट लीच की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ब्रिटिश अकादमी टेलीविजन अवार्ड जीता और 2017 की बीबीसी मिनी सीरीज एप्पल ट्री यार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड के लिए नामांकित हुईं। 2024 में उन्होंने एचबीओ साइंस फिक्शन सीरीज ड्यून प्रोफेसी में वाल्या हार्कोनेन की मुख्य भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। वॉटसन का जन्म 14 जनवरी 1967 को लंदन में हुआ था। उनके पिता रिचर्ड वॉटसन एक वास्तुकार थे और उनकी मां कैथरीन नी वेनेबल्स सेंट डेविड गर्ल्स स्कूल वेस्ट लंदन में एक अंग्रेजी शिक्षिका थीं। 4 उनकी एक बड़ी बहन है हैरियट। 5 वॉटसन का पालन पोषण एक एंग्लिकन के रूप में हुआ। 6 उन्होंने अपने बचपन का वर्णन एक अच्छी मध्यवर्गीय अंग्रेजी लड़की के रूप में किया है। मुझे यह कहना अच्छा लगेगा कि मैं एक विद्रोही किशोरी थी, लेकिन मैं नहीं थी। 7 वह अभिनेत्री और लेखिका क्लारा सलामन की बचपन की दोस्त है और उन्होंने सलामन के उपन्यास टू क्लोज के स्क्रीन रूपांतरण में अभिनय किया है। 8 वाटसन की शिक्षा पश्चिम लंदन के सेंट जेम्स इंडिपेंडेंट स्कूल में हुई थी, जिसकी स्थापना स्कूल ऑफ इकोनॉमिक साइंस ने की थी। 9 वहां रहते हुए उन्होंने अत्यधिक क्रूरता की घटनाओं को देखा, जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे लोगों के लिए बहुत ही आघातकारी थीं। 10 उन्होंने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने बीए 1988 अंग्रेजी प्राप्त किया। 3 वाटसन ने बाद में ड्रामा स्टूडियो लंदन में प्रशिक्षण लिया। 5 2003 में उन्हें ब्रिस्टल विश्वविद्यालय से मानद एमए की उपाधि मिली। 11 वाटसन 1996 तक स्कूल ऑफ इकोनॉमिक साइंस की सदस्य थीं, जब 29 वर्ष की आयु में उन्हें ब्रेकिंग द वेव्स में उनके हिस्से के बाद निष्कासित कर दिया गया था। वह संगठन को एक बहुत दमनकारी शासन 10 और 1 प्रणाली के रूप में वर्णित करती है, जहां आपको एक निश्चित तरीके से सोचना चाहिए था और आपको वास्तव में किसी अन्य तरीके से सोचने की अनुमति नहीं थी। आजीविका। वॉटसन का करियर मंच से शुरू हुआ। उनके थिएटर कार्यों में द चिल्ड्रंस आवर, रॉयल नेशनल थिएटर में 3 सिस्टर्स, मच अडो अबाउट नथिंग और द लेडी फ्रॉम द सी शामिल है। वॉटसन ने रॉयल शेक्सपियर कंपनी के साथ ए जोवियल क्रू, द टेमिंग ऑफ द श्रू, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल और द चेंजलिंग में भी काम किया है। 13 वॉटसन लगभग अज्ञात थीं जब तक कि निर्देशक लार्स वॉन ट्रायर ने उन्हें हेलेना बोनहम कार्टर के बाहर हो जाने के बाद ब्रेकिंग द वेव्स 1996 में अभिनय करने के लिए नहीं चुना। 14 बेस मैकनील के रूप में वॉटसन के प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए लॉस एंजिल्स, लंदन और न्यूयॉर्क क्रिटिक्स सर्किल पुरस्कार, साथ ही साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए यूएस नेशनल सोसाइटी ऑफ फिल्म क्रिटिक्स पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार, ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में नामांकन दिलाया। 15 फरवरी 2007 में रॉयल ओपेरा हाउस में ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह में वॉटसन एक और विवादास्पद स्पष्टीकरण की आवश्यकता भूमिका में फिर से लोगों की नज़रों में आई। वह थी हिलेरी एंड जैकी में सेलो वादक जैकलीन डूप्रे की भूमिका, जिसके लिए उन्होंने 3 महीनों में सेलो बजाना सीखा। 3 और उन्हें एक और ऑस्कर नामांकन मिला। उन्होंने टिम रॉबिन्स द्वारा निर्देशित 1930 के दशक के एक थिएटर शो की कहानी क्रैडल विल रॉक में भी प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने फ्रैंक मैककोर्ट के प्रशंसित संस्मरण एंजेलाज एशेज के रूपांतरण में उनकी मां की शीर्षक भूमिका जीती, लेकिन फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। 16 2001 में वह जॉन टर्टुरो के साथ द लुजिन डिफेंस में और रॉबर्ट ऑल्टमैन के समूह नाटक गोस्फोर्ड पार्क में दिखाई दीं। 17 निर्देशक जीन पियरे जूनेट ने वॉटसन के लिए एमिली नाम का किरदार लिखा था। एमिली का असली नाम एमिली था, लेकिन फ्रेंच बोलने में दिक्कत और घर से दूर न रहने की इच्छा के कारण उन्होंने अंततः इस भूमिका को ठुकरा दिया। 18
इस भूमिका ने ऑड्रे टॉटू को स्टार बना दिया। शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ में एलिजाबेथ प्रथम की भूमिका के लिए भी वह पहली पसंद थीं। इस भूमिका के लिए केट ब्लैंचेट को अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन मिला था। 19 अगले वर्ष उन्होंने थॉमस हैरिस की द साइलेंस ऑफ द लैम्ब्स प्रीक्वल रेड ड्रैगन के रूपांतरण में रेबा मैकक्लेन के रूप में अभिनय किया। पॉल थॉमस एंडरसन की पंचड्रंक लव में एडम सैंडलर की रोमांटिक रुचि के रूप में और क्रिश्चियन बेल के साथ साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर इक्विलिब्रियम में अभिनय किया। 2002 में उन्होंने सैम मेंडेस के रिपर्टरी प्रोडक्शंस अंकल वान्या और ट्वेल्थ नाइट में 2 भूमिकाएं निभाने के लिए सिनेमा से समय निकाला। पहले लंदन में मेंडेस के डोनमार वेयरहाउस में और बाद में ब्रुकलिन एकेडमी ऑफ म्यूजिक में। उनके प्रदर्शन को अटलांटिक के दोनों ओर व्यापक रूप से सराहा गया और उन्हें अंकल वान्या के लिए ओलिवियर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2017 में उन्होंने गोरिल्लाज के ह्यूमंस टूर के दौरान उनके लिए शुरुआती एक्ट के रूप में प्रदर्शन किया और उनके एल्बम ह्यूमंस के सुपर डीलक्स संस्करण में प्रदर्शित गीत गैराज पैलेस की गायिका थीं। 11 मई 2017 को सिम्ज ने बैकसीट रिलीज किया। 11 अक्टूबर 2017 को उन्होंने गुड फॉर हार्ट रिलीज किया। 3 नवंबर 2017 को अपने उपरोक्त एल्बम का डीलक्स संस्करण जारी करने से पहले। 2018 से 2021 ग्रे एरिया, ड्रॉप 6 और कभी कभी मैं अंतर्मुखी हो सकता हूं। अजिकावो ने अवल रिकॉर्डिंग्स के साथ एक विशेष वितरण लाइसेंसिंग व्यवस्था के तहत अपने एज 101 म्यूजिक रिकॉर्ड लेबल पर अपना संगीत जारी किया। 8-6 सितंबर 2018 को अजिकावो और उनके लेबल एज 101 ने अवल रिकॉर्डिंग्स के साथ एक विश्वव्यापी समझौते पर हस्ताक्षर किए। 37 अवल द्वारा 2015 में उनके डेब्यू एल्बम ए क्यूरियस टेल ऑफ ट्रायल्स प्लस पर्सन्स को वितरित करने के बाद इस सौदे को 18 जून 2020 को नवीनीकृत किया गया। 17 सितंबर 2018 को सिम्ज ने अपने आगामी स्टूडियो एल्बम ग्रे एरिया के लिए मुख्य एकल के रूप में ऑफेंस रिलीज किया। 39 एल्बम का दूसरा एकल बॉस 23 सितंबर 2018 को रिलीज किया गया था। 40 एल्बम का तीसरा एकल 101 एफएम 4 दिसंबर 2018 को रिलीज किया गया था। एल्बम का अंतिम एकल क्लियो सोल द्वारा सहायता प्राप्त एल्बम की घोषणा के साथ 16 जनवरी 2019 को रिलीज किया गया था। 41 ग्रे एरिया को महत्वपूर्ण सफलता के लिए रिलीज किया गया था और इसे मर्करी पुरस्कार 42 और इम्पाला के यूरोपीय स्वतंत्र एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए नामांकित किया गया था। 43 मई 2020 को संगरोध में रहते हुए सिम्ज ने अपना 10वां विस्तारित नाटक ड्रॉप 6 जारी किया। सिम्ज ने 21 अप्रैल 2021 को अपने चौथे पूर्ण लंबाई वाले स्टूडियो एल्बम समटाइम्स आई माइट बी इंट्रोवर्ट के लिए शीर्षक कवर रिलीज की तारीख और प्रीडर की घोषणा की। 46 एल्बम का प्रमुख एकल इंट्रोवर्ट घोषणा के साथ जारी किया गया था। 46 क्लियो सोल द्वारा सहायता प्राप्त एल्बम का दूसरा एकल वुमन 6 मई 2021 को जारी किया गया था। 48 एल्बम का तीसरा एकल रोलिंग स्टोन 14 जून 2021 को जारी किया गया था। 49 एल्बम का चौथा एकल आई लव यू आई हेट यू 8 जुलाई 2021 को जारी किया गया था। 51 एल्बम का पांचवा और अंतिम एकल पॉइंट एंड किल एल्बम के रिलीज होने से ठीक 2 दिन पहले 1 सितंबर 2021 को जारी किया गया था। 3 सितंबर 2021 को उन्होंने अपना चौथा स्टूडियो एल्बम समटाइम्स आई माइट बी इंट्रोवर्ट रिलीज किया, जो यूके एल्बम चार्ट पर चौथे नंबर पर आया और BBC 6 का एल्बम ऑफ द ईयर जीता। 53 यह एल्बम सिम्ज को अक्टूबर 2022 में उनका पहला मर्करी पुरस्कार भी दिलाएगा। 55 2022 वर्तमान नो थैंक यू ड्रॉप 7 और लोटस
6 दिसंबर 2022 को अजिकावो ने अपने 5वें स्टूडियो एल्बम नो थैंक यू की घोषणा की। 56 एक बार फिर इन्फ्लो द्वारा निर्मित एल्बम में उन्हें एक्स जैसे गानों पर रैप उद्योग के बारे में बोलते हुए पाया गया, जबकि ब्रोकन जैसे गानों पर अश्वेत समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य के विषयों की खोज की गई। 57 एल्बम 12 दिसंबर 2022 को रिलीज हुआ और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। 58 59 अजिकावो ने 19 फरवरी 2023 को आयोजित 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान जॉन आर्मट्रेडिंग के साथ अपना गीत हार्ट ऑन फायर प्रस्तुत किया। 60 फरवरी 2024 में अजिकावो ने ड्रॉप 7 अपने 11वें विस्तारित नाटक की घोषणा की। 61 इस परियोजना में इलेक्ट्रॉनिक डांस साउंड में बदलाव देखा गया और इसे 9 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया। 62 2024 के ग्लास्टनबरी में शनिवार 29 जून 2024 की रात को उन्होंने पिरामिड स्टेज पर अंतिम से पहले वाला एक्ट प्रस्तुत किया। 63 उनके प्रदर्शन को जबरदस्त समीक्षाएं मिलीं। 63 64 65 उसी दिन उन्हें ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले ने वीप्रे गीत प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया। यह एकल 12 अगस्त 2024 को रिलीज हुआ, जिसमें बर्न बॉय, एलियाना और टिनी शामिल थे, और यह कोल्डप्ले के स्टूडियो एल्बम मून म्यूजिक का हिस्सा है। 26 फरवरी 2025 को अजिकावो ने अपने छठे स्टूडियो एल्बम लोटस की घोषणा की, जिसे 9 मई 2025 को रिलीज किया जाना था। 66 एक फिल्म के साथ शेड्यूलिंग संघर्ष के कारण उन्होंने एल्बम को 6 जून 2025 तक विलंबित कर दिया। 67 व्यक्तिगत जीवन अजिकावो लंदन में रहती है। 68 वह अभिनेता फैडी एलसेद और अभिनेत्री लेटिटिया राइट की बचपन की दोस्त है। 8 अजिकावो और राइट अच्छे दोस्त बने हुए हैं और अजिकावो ने 2019 में राइट के एकल सेलफिश की कलाकृति के लिए उनकी तस्वीरें खींची थीं। 8 69 जबकि अजिकावो ईश्वर में विश्वास करती है, वह वर्तमान में किसी भी धर्म का पालन नहीं करती है। 70 अजिकावो आर्सेनल एफसी के प्रशंसक है। 71 2018 में उनके दोस्त मॉडल हैरी उजोका की हत्या कर दी गई, जिससे उन्हें अपना गीत वाउंड्स लिखने की प्रेरणा मिली। 72 अभिनय अजिकावो का अभिनय करियर बीबीसी बच्चों की श्रृंखला स्पिरिट वॉरियर्स में विक्की की भूमिका से शुरू हुआ, जो मूल रूप से 2010 में प्रसारित हुआ था। 73 और ई4 टेलीविजन श्रृंखला यंगर्स में मेलेका के रूप में। 27 वह टेलीविजन श्रृंखला अफ्रोफ्यूचरिज्म के लिए कथावाचक थीं। 74 और नेटफ्लिक्स के टॉप बॉय के पुनरुद्धार में शेली की भूमिका निभाई, जिसका प्रीमियर 2019 की शरद ऋतु में हुआ था। 75 वह सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स फिल्म वेनम लेट देयर बी कार्नेज में खुद के रूप में दिखाई दी, एक नाइट क्लब रेव में अपना गाना वेनम गाते हुए, जिसे वेनम एडी ब्रॉक से अलग होने के बाद जाता है। 76 डिस्कोग्राफी मुख्य लेख लिटिल सिम्स डिस्कोग्राफी स्टूडियो एल्बम परीक्षणों और व्यक्तियों की एक जिज्ञासु कहानी 2015, स्टिलनेस इन वंडरलैंड 2016, ग्रे एरिया 2019, कभी कभी मैं अंतर्मुखी हो सकता हूँ 2021, नो थैंक यू 2022, लोटस 2025, टूरसेज 101 ड्रॉप द वर्ल्ड 2015, वंडरलैंड में आपका स्वागत है 2017 से 2018, ग्रे एरिया टूर 2019, कभी कभी मैं अंतर्मुखी हो सकता हूँ 2021। तो दोस्तों इसे भी TIF फेस्टिवल में 5 सितंबर को लॉन्च किया गया था और इसके बाद इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया है अब, और 92 मिनट टोटल इसकी लेंथ है। जी हाँ दोस्तों, OTT पर इसे रिलीज़ किया जाना है और बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी बता दी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।